खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। अजय हत्या करना, हत्या के लिए उकसाना, हत्या होते देखना, हत्या होते देखने के बाद भी किसी को नहीं बताना, ये सब कानूनन अपराध है। लेकिन आज बात हम जिस अपराध की करने वाले हैं उसमें कानून का डर कितना है, यह भी सवाल है। क्या वाकई में इतना डर कि अपराधी अपराध करने से डर जाए? क्योंकि वो शख्स अपराध करता है 7 अक्टूबर 2016 को, जिसका हम जिक्र आज कर रहे हैं। इसके बाद पकड़ा जाता है, जेल जाता है, नौकरी गंवाता है, फिर जेल से वापस आता है। 21 मई 2017 को फिर वही अपराधी वही अपराध करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है। फिर वही अपराधी एक बार फिर अपराध करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है और चौथी बार फिर से वही अपराधी वही अपराध 9 सितंबर 2018 को करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है और 2 दिन पहले फिर से वही अपराधी वही अपराध करता है और फिर जेल जाता है। सवाल यह है कि क्या यह अपराधी अपराध को अपराध समझता भी है या नहीं। आज हम बात करें भ्रूण लिंग जांच की, जो गैर कानूनी है, जो अपराध है। और जिस अपराधी की हम बात करें वो है बालेश्वर का सीएससी प्रभारी रह चुका डॉक्टर इम्तियाज। फर्स्ट इंडिया का सवाल यह है कि ऐसे अपराधी, क्योंकि इम्तियाज अकेला नहीं होगा, ऐसे ना जाने कितने होंगे जो जब जब समाज के बीच में होंगे अपराध को अंजाम देंगे, उनकी फितरत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो क्यों ना उनको आजीवन कारावास में रखा जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी उन अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं जो अपराध करने की सोच रख रहे होते हैं। और ऐसे अपराधियों के समाज में रहते हुए कोख में बच्चियां सुरक्षित कैसे होंगी, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। मां की कोख को दुनिया में सबसे महफूज माना गया है और यकीनन यह है भी, जहां पीढ़ियां पलती हैं। लेकिन पीसीपीएनडीटी एक्ट के कठोर होने के बाद भी कोख की जांच, बच्चियों की जांच को किस तरीके से किया जाता है और जान को कोख में ले लिया जाता है या फिर कोख से निकलते ही मरने पर मजबूर किया जाता है। क्या इस अपराध को हत्या के बराबर नहीं माना जाना चाहिए? आजीवन कारावास की कम से कम सजा और गैर जमानती नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई सोच भी ना पाए इस तरीके से जांच करते हैं। बच्ची जन्म लेकर बाहर आए, उससे पहले उसे मारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में इस कानून को और कठोर करने की जरूरत, और सख्त करने की जरूरत, सजा को बढ़ाने की जरूरत। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी लाडकुमारी जैन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जी, कोटा CMHO BS तंवर जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील जी। लाडकुमारी जी, चर्चा मैम आपके साथ में शुरू करना चाहूंगा और उस अनुभव को समझना चाहूंगा जहां कोख के अंदर बच्चियों की जांच सिर्फ इसलिए की जाती है कि पता अगर चल जाए कि बच्ची है तो फिर उसका क्या करना है यह तय कर लिया जाए। देखिए, यदि मेडिकल फर्टिलिटी के होकर के भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज और दुरुपयोग करे, ये बहुत ही ताजुब की बात है कि बार बार करने के बावजूद उनको बेल हो जाती है और आकर के रिपीटेडली वो करते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने कही है कि इनको आजीवन कारावास, स्ट्रॉन्ग सजा उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जब इतने सालों के बाद हम कह रहे हैं कि 2011 का जो सेंसस डेटा था और बराबर प्रयास के बावजूद ये इस तरह की जो दुरुपयोग टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, फिर आश्चर्य ये कि एक पॉकेट में, मैं तो कहूँगी इस तरह के पॉकेट या पोर्टेबल जो है, पोर्टेबल का सुना है पहले भी यूज हो रहा था हमारे क्रॉस बॉर्डर पे। राजस्थान में बैन लग गया तो आसपास के राज्यों के प्रांतों में बॉर्डर क्रॉस करके हो रहे थे। लेकिन ये जो पॉकेट, सबसे बड़ी आपत्ति मुझे इसमें हो रही कि ये पॉकेट वाला, बाकी सब जगह डॉक्टर जाजा सोनोग्राफी सेंटर है, वो फिक्स है कि इतने नाप का जो बोर्ड होगा उसमें वो लिखा हुआ होगा,
कि ये अपराध है कानूनी और यहाँ जी। पर ये नहीं होता टेस्ट। लेकिन जो पोर्टेबल पॉकेट में रखा हुआ है उसके ऊपर वो बोर्ड कैसे लगेगा? तो एक तो पहली बात तो मैं कहूंगी कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इस पोर्टेबल को बिल्कुल, जो पॉकेट पोर्टेबल है इसको तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए जी। दूसरा, उनको कानून का डर नहीं है। हम एक और कॉलेज में, समाज में, क्योंकि मेरी बहस बहुत बार डॉक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ भी होती रही है, हम लगातार महिला संगठन रुआ की ओर से हम इतने काम, अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का हमेशा रहता था कि दिस इज द डिमांड फ्रॉम सोसाइटी, मैडम आप जाइए समाज में सुधार करिए। अरे वो तो हो जाएगा, लेकिन आप क्यों परोस करके देना चाहते हैं? आप बताते क्यों हैं कि हम ये काबिल है और हम ये कर सकते हैं? तो कौन है जो इसके लिए उनको आता है? इसलिए ये तो इस वाले पर्टिकुलर केस की ही बात नहीं है। अभी हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी वार स्टेप पे सरकार ने काम किया, डेकोइट्स वगैरह का इनका, वरना पता ही नहीं चल पाता था। तो यहाँ पर इस वाले केस में तो इनको कठोर सजा, और बाकी मैं कहूंगी लीगली भी जजेस को भी देखना होगा, लॉयर्स को भी देखना होगा कि पर्टिकुलर इस केस में इनको कभी बेल ना हो। जी ठीक है, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। AK जैन साहब, सबसे पहले सर इस तस्वीर को साफ कीजिए कि PCP NDT एक्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने साल की सजा हो सकती है? क्योंकि एक बार अपराध हो समझे में हो सकता है कि चलिए गलती से हो गया होगा, दूसरी बार अपराध हुआ हो सकता है फोर्सफुली करा लिया हो, लेकिन रिपीटेटिवली एक ही अपराध को एक अपराधी बार बार करे और बार बार समाज के अंदर आकर उसी अपराध को करे, तो क्यों ना सलाखों के पीछे ही डाल दिया जाए हमेशा के लिए? PCP NDT एक्ट में एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जरूरत से ज़्यादा टेक्निकल ऑफेंस है जी। सिर्फ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उसके निर्देश पर ही यहाँ पर कोई मामला दर्ज हो सकता है और न्यायालय में चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी तरीके से करना चाहे तो उसे भी पहले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को नोटिस देना पड़ता है। दूसरी बात, इसमें बढ़ी हुई सज़ा का प्रावधान नहीं है जी। कई अपराधों में सब्सिक्वेंट अपराध पर बढ़ी हुई सजा का प्रावधान है, परंतु सेक्स सिलेक्शन के मामले में PCP NDT एक्ट में सब्सिक्वेंट अपराधों पर बढ़ी हुई सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि अपराध गैर जमानती है, पर सजा चूंकि अधिकतम 5 वर्ष की है, इसलिए जो भी कठोर मामलों में, वरना जिन मामलों में आपको सिर्फ टेक्निकल वायलेशन है उनमें तो इतनी सजा भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर AK जैन साहब ये गैर जमानती है तो मुझे ये बताइए कि 2016 में हुआ गैर जमानती भाई साहब ने फिर से कर दिया। विजेंद्र जी, गैर जमानती अपराध का मतलब ये होता है कि वो अपराध जिनमें पुलिस जमानत नहीं ले सकती, जिन पर न्यायालय जमानत लेती है। गैर जमानती हिंदुस्तान के 80% अपराध गैर जमानती हैं, और यदि गैर जमानती की परिभाषा ये मान ली जाए कि इसमें जमानत ही नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान के जमानत सारी जेलें इतनी ओवर फ्लडेड हो जाएंगी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तक आदमी दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो निर्देश है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सर, इसलिए समझने की बात है, की बात करूं, इस पर्टिकुलर केस की बात ये 16 में किया, 17 में किया, 18 में किया और फिर किया। देखिए, जज साहब भी तो सोचते होंगे ना सारी चीजों को, भाई बार-बार इसको जमानत दे रहे हैं, बार-बार जमानत नहीं। पर इसमें ये देखें कि जो ट्रायल है 17 से केस की ट्रायल 22 तक शुरू नहीं हुई, 22 तक पूरी नहीं हुई है। मरता जो 5 मामले आपने बताए हैं उनमें से एक में भी सजा नहीं हुई है। तो इसका मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उन्होंने जो केस लॉन्च किया, या तो केस लॉन्च करने के बाद उसको सजा तक ले जाने का प्रयास नहीं किया, या केस इतना लचर लॉन्च किया कि उसमें सजा नहीं हो पा रही है, और न इस केस को जल्दी कराने की कोशिश की है। स्पेशल PCP NDT एक्ट के मामलों में विशेष न्यायालय गठन की मांग एक बार हुई थी, परंतु सरकार ने आज तक कहीं भी विशेष न्यायालय गठन करने की मांग नहीं की, प्रयास नहीं किया। कई मामलों में आज से बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद ये PCP NDT एक्ट का प्रभाव राजस्थान में देखा गया था। आज से 3 साल पहले एक सर्वे किया गया था एक वरिष्ठ पत्रकार ने, और उसने ये पाया था कि जो मिडवाइफ, नर्सेज, ये छोटे लेवल के, स्पेशली पश्चिम राजस्थान में जहाँ पर बेटियों को एक बोझ माना जाता है, वो 40,000 से लेकर 25,000 तक में ले जाकर पास के राज्यों में या राजस्थान में ही स्वयं आपका सेक्स सिलेक्शन का टेस्ट करवा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल बनाया हुआ है कि इतनी आसानी से इस बार। फिर दूसरी चीज, नॉर्मल सोनोग्राफी यूज
और सेक्स सिलेक्शन के लिए यूज में कोई फर्क नहीं है जब तक कि आप डेकोय ऑपरेशन या स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं किया जाए। जी। डेकोय ऑपरेशंस के लिए गाइडलाइंस तो एक के बाद एक जारी हुई, पर डेकोय ऑपरेशन इतने कम होते हैं और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज या जो अथॉरिटीज ऑथोराइज पर्सन है वो ऐसे गिनती के बना रखे हैं कि जो हो ही नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ठीक है कमेटीज सर, है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी भी जुड़ गए हैं। जगरूप यादव जी, सर अगर हमें भ्रूण लिंग जांच को पूरे तरीके से रोकना है तो ऐसी टीमें बनानी होंगी जो हर दिन कम से कम 2 या 5 जगह 10 जगह पर जाकर रैंडमली चेक करे, डिकॉय ऑपरेशन को बढ़ाए। सर तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। साल 6 महीने में 1-2 कार्रवाई होगी तो डर किसी में बचेगा ही नहीं, और अगर उसमें सजा ही नहीं होगी तो एक ही अपराधी 5 साल में 10 बार एक ही सजा के हिसाब से अपराध करेगा, जेल जाएगा, जमानत लेगा, फिर अपराध करेगा, जेल जाएगा, जमानत लेगा, फिर अपराध करेगा। डॉक्टर इम्तियाज तो बीते 6 सालों से यही कर रहे हैं। विजेंद्र जी देखिए, ये जो समस्या है इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू नहीं, एक जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक बहुत सारे कारक जुड़े हुए होते हैं कि जैसे मेल चाइल्ड की वांछा होती है, आकांक्षा होती है, इसमें जो अभिभावक पेरेंट जुड़ते हैं उनका भी अपना एक सवाल है, इशू है। और साथ ही न्याय के बारे में ये कंसेप्ट है कि जेल तो एक्सेप्शन है और बेल रूल है जी। जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसमें जमानत तो अमूमन होती है और जमानत की एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया में उसको जमानत मिलती है, लेकिन वो जमानत मिलने से केस ख़त्म नहीं होता। निश्चय ही इस तरह के मामलों में PCPNDT के हों या दूसरे गंभीर प्रकृति के अपराधों के हों, न्यायिक प्रक्रिया में एक जैसे न्याय विभाग को ये सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए कि चालान समय पे पेश हो जाए, दस्तावेजी साक्ष्य जुटा लिए जाए, और प्रिवेंटिव जो PCPNDT एक्ट के गतिविधियां हैं उनमें एनवायरनमेंट बिल्डिंग जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का साथ लेना, CMHO को ये जिम्मेदारी सौंपनी जाना चाहिए कि कुछ ना निश्चित मात्रा में वो डिकॉय कहीं ना कहीं भेजेंगे। सारे सोनोलॉजिस्ट हैं, रेडियोग्राफर हैं, और साथ में अपने जितने गायनकोलॉजिस्ट है, ये जब PCPNDT एक्ट में मैंडेटरी प्रावधान से पंजीकृत हैं तो पंजीकृत हैं तो सबकी सूचना तो होती है, तो उन पे समय समय पे डिकॉय भेजें तो मैं समझता हूं कि उनमें एक डेटरेंट का काम करेगा। ठीक है सर, कोटा CMHO BS तंवर जी हमारे साथ है। CMHO साहब जरा बताइए, कोटा में कितने डिकॉय ऑपरेशन हर महीने किए जाते हैं ताकि भ्रूण लिंग जांच को रोका जा सके? कोटा में डिकॉय ऑपरेशन के लिए हमने जो सेल बना रखी है उस सेल को अभी तक भी कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली है कि यहाँ पर PCPNDT एक्ट की अवहेलना की जा रही हो। इसका कारण एक ही है कि निरंतर हम जॉइंट डायरेक्टर कोटा, CMHO, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जितने भी दूसरे ब्लॉक्स के लिए नॉमिनेटेड अधिकारी हैं जी, रेगुलर सोनोग्राफी केंद्रों की औचक निरीक्षण किया जाता है जी। और अगर इन केंद्रों का औचक निरीक्षण समय समय पर हर 15 दिन में क्रॉस चेकिंग करते रहें तो लोगों में ये भय रहता है कि कभी भी हमारे संस्थान सीज किए जा सकते हैं, बंद किए जा सकते हैं। सर जरा बताइए, कोटा में कितने सोनोग्राफी सेंटर पंजीकृत हैं और कितने डिकॉय ऑपरेशन के अंदर अफसर लगे हुए हैं? रेगुलर हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर साहब, मैं खुद जी, डिप्टी CMHO हेल्थ, PCPNDT कोऑर्डिनेटर, समस्त ब्लॉक CMHOs, इनका पूरा एक सेल बनाया हुआ है। कुछ गोपनीय कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं जी, उनको हमने ओपन नहीं किया है, ठीक है, किंतु जो सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं उस आधार पर असेसमेंट ये करते हैं। जब 2019 से मैं यहाँ आया हूँ, 2019 से हमारा सेक्स रेशियो निरंतर बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। 2018 से अभी 2022 से निरंतर सेक्स रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि PCPNDT का एक्ट का इतना खौफ होना चाहिए, आदमी का जो सीट पे बैठा हुआ है उसका इतना खौफ होना चाहिए
कि उसके एरिया में इस तरह का काम नहीं हो। चलिए सर, और मैं दूसरा मानता मैं हूं ये कि जब सलाह तक दे- पकड़ा ना जाए तब तक सब ईमानदार होते हैं, जिस दिन पकड़े जाते हैं दरअसल चोर उस दिन होते हैं। अदरवाइज तो इम्तियाज ने भी बार बार इस तरीके के अपराध किए हैं, लेकिन हर बार जेल जाता है, जेल से बाहर आ जाता है। डॉक्टर सुनील जी, सर पहले तो इन डॉक्टर्स की मानसिकता को मैं समझना चाहूंगा। जो डॉक्टर इम्तियाज की मानसिकता है, एक ही अपराध को बार बार करते हैं और बार बार जेल जाते हैं, लेकिन कोई डर नहीं, कोई ऐसी सोच नहीं कि वो अपराध करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोचिए कि हाँ वो इस पेशे में है ही इसलिए ये काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कुछ लोग जो इंडिविजुअल हैं उनमें जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको वो अपने बारे में सोचते हैं। उनकी पर्सनालिटी में जो है वो इस तरह के जो नार्सिसिज्म है, केवल जो एक पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, वो जो एक लालच है वो उसमें एम्बाइब हो गया है। क्योंकि जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक अपराध किया और उस अपराध के बाद में उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो उससे उसका जो आगे का जो भाव है कि हाँ इससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जो सज़ा होनी चाहिए टाइम पे, वो टाइम पे सज़ा नहीं मिलने की वजह से उनको और मोटिवेशन मिलता है कि अपनी जो आकांक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उनको पूरी की जाए। और पर्टिकुलर उसके अंदर जो मुझे लगता है कि ये पर्सनालिटी इश्यूज हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए। जी डॉक्टर ए.के. जैन साहब, क्या ऐसे अपराधियों की संपत्ति भी जब्त नहीं होनी चाहिए? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि अगर 2016 से लेकर 2022 तक 5 या 6 बार वो पकड़ा जा चुका है, इसका मतलब यह 500 से 600 बार ऐसा भी हुआ होगा कि वो पकड़ा नहीं गया होगा और उससे मोटा पैसा कमा रहा है। उसको लग रहा है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, जेल से तो वो छूट कर आ ही जाएगा। तो ऐसे लोगों को गैर जमानती करते हुए आजीवन कारावास और संपत्ति को जब्त करना चाहिए, एक नजीर देनी चाहिए। देखिए, इस मामले में सेक्शन 23 के तहत सिर्फ 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। निश्चित रूप से इस एक्ट में संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, पर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रावधान है कि अपराध से कमाई हुई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार ईडी को प्राप्त है। और हम निरंतर देखते हैं कि रोज कहीं ना कहीं ईडी छापे मारती है और अपराध से जुड़ी हुई संपत्ति बताकर जब्त करती है। ये बात अलग है कि वो चुनिंदा लोगों को ही पकड़ती है, परंतु ईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के गंभीर मामलों में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, डेकोई ऑपरेशन की भी बात आई। 2015 में राजस्थान सरकार ने एक विशेष सर्कुलर जारी किया डेकोई ऑपरेशंस के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डेकोई ऑपरेशंस हैं वहाँ पर लोकल लोगों की मदद ली जाए, वहाँ पर लिस्ट बनाकर रखी जाए कि कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और कौन कौन संभावित हैं। और इसके अलावा रेगुलर डेकोई, उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाएं गोपनीय रिकॉर्डिंग करने के लिए, गोपनीय वीडियो बनाने के लिए, और उन लोगों को सेलेक्ट करके रेगुलर डेकोई ऑपरेशन किए जाए। परंतु जैसा अभी देखने में आ रहा है कि डेकोई ऑपरेशन तो होते ही नहीं है, सिर्फ उस ऑपरेशन को डेकोई ऑपरेशन माना जाता है जिसमें आदमी पकड़ में आ गया। अन्यथा रेगुलर चेकिंग के लिए जो डेकोई ऑपरेशन किए जाने चाहिए वो राजस्थान में लगभग बंद हैं, और जो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग निर्भीक हो गए। दूसरा सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों ना इस कानून को इतना कठोर कर दिया जाए कि हाँ डर रहे। देखिए, कानून कठोर करने से ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि कानून जिम्मेदारी से लागू किया जाए। अभी भी 5 साल की सजा है, यदि 6 महीने के अंदर अंदर ही डॉक्टर को 5 साल की सजा हो गई होती तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अपराध नहीं करता। अगर सिर्फ मुकदमा दर्ज करके एक बार गिरफ्तार करके ही जो अधिकारी हैं वो अपनी इतिश्री मान लेते हैं ड्यूटी की, तो फिर उससे तो काम होगा नहीं। हम फांसी की सजा भी जिन मामलों में दे रखे हैं, चाहे रेप हो या चाहे मर्डर हो, उनमें भी रोज ने तो उसमें कमी आई है, नहीं हुआ। क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन का है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है लाड कुमारी जैन जी, मैम हालांकि ये सच है कि बीते कुछ सालों को अगर हम उठाकर देखें, आंकड़े उठाकर देखें, तो भ्रूण जांच के आंकड़ों में कमी आई है, ये सच है मैम। लेकिन हमें तो इसे जीरो करना है, और जीरो करना है तो नजीर पेश करनी है। तो नजीर पेश कैसे की जाए? मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की जो कार्रवाइयां थी, क्योंकि 2021 में हमारा सेंसस डेटा आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है चुनाव में इनमें सरकारें भेजी थी, 2021 का सेंसस डेटा आना बाकी है। ये माने बैठे हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा काम हो गया क्योंकि सेंसस डेटा आने की इंतजार करते रहे। मैं एक ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ये बार बार ये कर रहा है तो उसकी
बेल जो है, बेल के रिजेक्शन की कार्रवाई जो है सरकारी वकीलों ने क्यों नहीं जी। की? उनको जब बार बार ये कर रहा है तो उसका बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि ये रेगुलर विजिट जो औचक निरीक्षण, जितने भी सेंटर है उनके पास लिस्ट है, उनके औचक निरीक्षण होना चाहिए। केवल कोई कंप्लेंट और डाउट होता है तो ही आपका डेकोय ऑपरेशन होता है, ये नहीं होना चाहिए। यदि रेगुलर विजिट हो, औचक निरीक्षण हो तो कई सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो पॉकेट वाला है, इस पॉकेट का क्या, इसका ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। आई डोंट नो कि इसका टेक्निकली क्या है। पॉकेट पोर्टेबल जो इसका मशीन है, इसका ट्रैकिंग सिस्टम क्या होगा जी, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो मैम इसको तो बंदी कर देना चाहिए। फिर मुझे लगता है इसको इसलिए शुरू किया गया होगा कि रिमोट इलाके के अंदर अगर कहीं जरूरत पड़े तो वहां जाकर जांच कर ली जाए चीजों की। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। बस लाइसेंस सीज करें उसका, डॉक्टर का। जी ठीक है। बीएस सवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बीएस सवर जी, सर मैं जानना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है तो लाइसेंस तो सीज होता होगा, और ये इम्तियाज के केस में भी हुआ होगा या नहीं हुआ? मेरा एक ही सबमिशन है जी, लाइसेंस सीज नहीं होता है। यही कारण है कि वो रिपीटेडली इस प्रकार का काम करते हैं। यदि इनका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कर दिया जाए टिल जी, लीगल प्रोसीजर, जब तक फैसला नहीं होता है तब तक इनका जो स्पेशलिटी है वो विड्रॉ हो जाए, और जब तक ये काम नहीं कर पाए। लेकिन बीएस सवर जी, जगरूप यादव जी कह रहे हैं ये तो विधि में प्रावधान है, जरूर किया क्यों नहीं जाता? पीसीपीएनडीटी एक्ट पढ़ के उठा के देख लीजिए, उसमें प्रावधान है कि आप उसकी मशीन भी जब्त करोगे और उसका रजिस्ट्रेशन भी, जैसे ही केस डिटेक्ट होगा अनिवार्य रूप से आप उसको निरस्त करोगे। तो मैं समझ नहीं पाता, ये इम्प्लीमेंटेशन की कमी खामी है। आरएमसी रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, पीसीपीएनडीटी एक्ट आरएमसी रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, और लाइसेंस किसी जगह के लिए देना एक अलग चीज है। जी नहीं, लेकिन मुझे जगरूप जी, मुझे लग रहा है इस केस में ये हुआ है क्योंकि अभी तक ये तय ही नहीं हुआ कि उसने अपराध किया या नहीं किया, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है। केस अब अंजाम तक पहुंचे, अपराध तय हो जाए, सजा हो तो शायद रजिस्ट्रेशन रद्द। विजेंद्र जी, सजा के साथ में जैसे ही कोई मामला डिटेक्ट होता, पीसीपीएनडी एक्ट की जैसी मेरी समझ है, नहीं उसका लाइसेंस है वो निलंबित किया जा सकता है। कैंसिलेशन मेरे ख्याल से न्यायिक जजमेंट के ऊपर होता है, और उसकी मशीन भी जब्त की जाती है, और वो मशीन बोर्ड से छूटती है और सस्पेंडेड होता है। IRA ने, लेकिन IRA में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो ये पोर्टेबल अपरेटस का है, इस पे भी निर्णय दे रखा है कि इसको जगह जगह यूज नहीं कर सकते, इसको भी आप लोकेशन और स्टेशन करके ही इसमें जांचें कर सकते हो जी। तो ये तो विधि के सुसंगत प्रावधान न्यायिक निर्णयों के विनष्टियों के तहत तय है। लेकिन फिर बताइए सर, गलती किसकी है? अगर वो लीले के घूम रहा है, रेल के अंदर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, तो जिम्मेदार कौन है फिर? जगरूप जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि ये तो कुल मिला के डिकॉय ऑपरेशन पे, जैसा कि CMHO साहब बता रहे हैं कि हम नियमित रेगुलर निरीक्षण करते हैं। रेगुलर से कुछ नहीं होता जब तक कि आप आकस्मिक नहीं करें। उसमें भी सामाजिक जो संगठन है या प्रोएक्टिव जो इस तरह के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठन है, उनका सहयोग लीजिए, उनका भी एक नुमाइंदा रखिए। आप डिकॉय भेजते हैं तो आप बाला कार्रवाई कर लेता विभाग, उससे काम। अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो तो दूसरे स्टेक होल्डर जो स्वेच्छा उसमें योगदान देना चाहते हैं उनका योगदान लीजिएगा। और पीसीपीएनडी एक्ट के स्पेसिफिक प्रावधान है, पीसीपीएनडीटी एक्ट में ये मैंडेटरी प्रावधान है कि अगर कोई इस तरह का पाया जाता है डिटेक्शन, तो उसमें आवश्यक रूप से आप उसका लाइसेंस निलंबित निरस्त करोगे और मशीन भी जब्त करोगे। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो छोड़ सकता है, और साथ में ये सारा इम्प्लीमेंटेशन CMHO के माध्यम से होता है, और वहाँ पे फौरी कार्रवाई। यद्यपि मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, ये डिटर्मिनेशन का काम है और सेक्स टर्मिनेशन का या अबॉर्शन का काम है, इसमें आजकल थोड़ा सख्ती है और लोग डरते हैं और डॉक्टर अमूमन हाथ नहीं डालते। लेकिन फिर भी आतंक जो अपराधी हैं उसमें ये काफ़ी नहीं है। जो लाड कुमारी जी बार बार कह रहे हैं कि साहब उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को हम यहाँ पे निर्णित नहीं कर सकते। न्यायिक प्रक्रिया जमानत के अपने सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट तक इसके किन मामलों में दी जानी चाहिए। दी गई जमानतें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हैं। ये मैं समझता हूँ डिबेटेबल नहीं है। जमानत मैंने आपको बताया कि लॉ का विधि का ये सुसंगत प्रावधान है
कि जेल एक्सेप्शन है और बेल एक उसका लेकिन हक है। सर ये तो मान लिया, लेकिन ये पर तो वो केस ही बार बार एक्सेप्शन करता है तो आप उसको सर, केस ये को केस परसू ही कीजिए। एक्सेप्शन है। एक ही अपराधी लगातार एक ही हाँ, तो अपराध को केस करता परसू जा नहीं हो रहा रहा है, उसके खिलाफ। वो फिर जमानत से बाहर आता है, फिर वही अपराध करता है। तो ये मिली भगत लग रही है कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर सुनील, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे केस होते हैं उसमें वाइस वर्सा वाली सिचुएशन होती है। जो परिवार जा रहा होता है वो चाहता है कि हाँ मुझे पता चल जाए कि लड़का है लड़की, और डॉक्टर ये चाहता है कि मुझे पता चल जाए कि कितने पैसे दे सकता है। दो के अलावा तीसरा जानता नहीं, और इसलिए ज्यादातर केस खुलते नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे यादव साहब ने पहले कहा कि ये जो चीज़ है ये एक पूरी चेन है। ये किसी हम अभी तक बात कर रहे हैं सिर्फ एक चेन की जो कि उसको डिटेक्ट कर रहा है, पर डिटेक्ट करवा कौन रहा है, उसका माध्यम कौन है, और डिटेक्ट होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये एक पूरा नेक्सस है। तो इस नेक्सस में जैसे आप अभी हम बात कर रहे हैं डाटा देखने की काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि हमें लड़का ही चाहिए, या दो लड़कियां हो गई तो हमें तीसरा लड़का चाहिए, चौथा लड़का चाहिए, तो ये जो चीज़ें हैं उसमें हमें ये समझना होगा कि जो अवेयरनेस है और जो इनइक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, या जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन की जो बात सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है आज की तारीख में, मेरे ख्याल से हर घर में कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने में मिलेगा। और ये लेकिन मुझे लगता है सर इसके पीछे अगर कोई लड़के की चाहत रखता है 2 लड़की 3 लड़की के बाद भी, इसका मतलब यह कि परिवार सोशल सिक्योर महसूस नहीं करता। बिल्कुल, इसके बहुत सारे कारण, इसके बहुत से कारण होंगे सर। धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है जी। अब हालांकि मैं समझता हूं कि ये कारण उचित नहीं। आज लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे हैं जी। और अभी भी मैं समझता हूं राजनीति में भी आरक्षण के प्रावधान है। सब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो समाज में खड़ा होता है, समाज में खड़ा होता है जब बेटियां 4 हैं, चारों ब्याह के चली जाएंगी, फिर परिवार का क्या होगा, उन बुजुर्गों का क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाड कुमारी जैन जी, अगर मैम ये आंकड़ा आप दे पाए तो प्लीज, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, कि किसी परिवार में जिसमें 2 बेटियां रही, दोनों बेटी ब्याह के चली गई, ऐसा रेशो क्या है कि उन परिवार जो बुजुर्ग घर के रहे उसके बाद अभिभावक रहे, उनको सरकार ने सपोर्ट किया, परिवारों ने सपोर्ट किया, और उन्हें कभी ये कमी खलने ही नहीं दी कि हां लड़का नहीं था। लड़कियां भी अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स को केयर कर रही है, ऐसा नहीं। मेरे पास चारों तरफ बहुत सारे हैं जिनके लड़कियां हैं, वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह केयर कर रही है। क्या गारंटी है कि लड़के ही वो केयर करेंगे और वो सारे काम करेंगे? आप बाहर चले गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जॉब पे जा रहे हैं, बहुत सारे लड़कों के जो पेरेंट्स हैं मैं देख रही हूँ आश्रम में जाके रह रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दलील बेकार है, ये दलील देनी नहीं चाहिए, इसको हम बढ़ावा देते हैं इस तरह की दलीलें दे करके। इसलिए धार्मिक कुछ नहीं, लड़कियों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करके और उनकी जो चाहत है, उनका एम्प्लॉयमेंट है, इनकम जनरेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इस सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अपने आप इसका ग्राफ जब ऊपर होगा तो सामाजिक स्तर पर ये चीजें भी खत्म होगी। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएस तंवर जी आपका भी शुक्रिया, जगरूप जी आपका भी शुक्रिया, AK जैन साहब और सुनील जी आपका भी शुक्रिया। आज हमने सवाल खड़ा किया था एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो लगातार जेल जाता है, बाहर आता है, फिर वही अपराध करता है, और फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वही अपराध करता है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ सभी को सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में समाज में रहने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो मानकर चलिए कोक में यूं ही कत्ल होती रहेंगे। नमस्कार।